तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले थे, तो आज हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं। वहां पर हम लोग छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे को हमने अच्छे से पढ़ लिया था और वो सारी पॉइंट आपको जाननी चाहिए, तब जाकर के आपको इमेज फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, वो सारी चीजें हम जानेंगे। अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पहले स्टार पॉइंट में देख लेते हैं, तब जाकर के हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, एक है मैग्निफिकेशन। इसका हम प्रूफ इसके अगले वीडियो में करेंगे, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन और ये हो गया आवर्धन। ओके, अच्छा, अब देखिए मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का हम वहां पर अच्छे से जानेंगे, बट सिंपली बस इतना जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हमें यह बताना चाहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में क्या रिलेशन है। यानी हमको यह बताया कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में साइज बड़ी है, छोटी है इमेज की, यानी कि रिलेटिव टर्म है। दोनों यह बताएगा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कहीं 1 से बड़ा है तो आप क्या कमेंट कर सकते हो कि आपकी साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की। इन दोनों में रिलेशन बताता है आपका मैग्निफिकेशन। तो जनरली मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन को छोटी m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हो गया आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैग्निफिकेशन निकालते वक्त हम एक चीज जो आपको अब पिछले वीडियो में यह बताया गया था कि साइन कन्वेंशन में आपको क्या लेना है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस। तो उन दोनों को यहाँ पर रखते हुए हम पता करेंगे कि मैग्निफिकेशन आपकी क्या आ रही, और धीरे धीरे इसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट हमें एक यूज है इसका, इसीलिए हम आपको एक छोटी सी पॉइंट बताते हैं। और एक चीज और देख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, तो यह अगर mm में है तो यह mm में, या मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो मीटर में। मतलब आप देख सकते हो कि इसका जो यूनिट है ऊपर में वही यूनिट नीचे भी है, और यूनिट कट जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आवर्धन होती है वो यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से हम सीखा आपको, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, कोई मात्रक नहीं है, डायमेंशन क्या है, 0 है। अब देख सकते हो कि जब नो यूनिट है तो क्या होगा कि देखिए एक अच्छा एग्जाम क्या करता है, यहाँ से देखते हैं कि हाँ एक चीज और है, कभी कभी हमेशा एग्जाम देने जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आदमी हर बार में यह भूल जाता है कि ऑब्जेक्ट वाला ऊपर था कि इमेज वाला ऊपर था। तो हमेशा ध्यान रखना है, देखिए AEIO क्यू, आप अपने सारे भवेल को लिख लीजिएगा, और जो भवेल पहले आता है उसको ऊपर और जो बाद में आता है उसको नीचे। तो आई को ऊपर रखेंगे और ओ को नीचे रखेंगे। चलिए, तो छोटी सी ट्रिक्स है, आप भी अपने से खुद बनाइए, जैसे हम भी नोमेनिक क्या है ना, ये सारी नोमेनिक्स बना के रखनी चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। अच्छा देखिए, अच्छे एग्जाम में क्या हुआ, एक बार जैसे इस तरह का एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे बॉडी है AB, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी हाइट दी हुई थी, मानते हैं 10 सेंटीमीटर या 10 mm ही ले लीजिए, सही है। और सारी कंडीशन, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु दूरी, सब चीज दी हुई थी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे जैसे सारा, जैसे 33.3, 90 पॉइंट समथिंग, 10.3। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि जितनी भी दूरियां हैं वो फ्रैक्शन में दी हुई थी, ताकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि बताइए आवर्धन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अब जो बच्चा स्मार्ट नहीं होता है वो क्या करेगा, पहले वो निकाल इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेगा, रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या पता करेगा, तो आपको यह पता करेगा कि इमेज कहाँ बनेगी, पुनः इमेज की फॉर्मूला की हेल्प से वह आवर्धन निकालेगा, और जब आवर्धन निकाल लेगा वह, तब जाकर के वह हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से आवर्धन निकालेगा। उतना करने का टाइम एग्जाम में कभी भी नहीं होता है, बट जो स्मार्ट बंदा होगा
वो पहले तो देखे कि चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइमिंग कम दी है, इसका मतलब हमको कुछ स्मार्ट सोचना है। सेकेंड ट्रिक वो देखे कि आवर्धन निकालना, और देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कुछ इस तरह से था 1 2 3 4। फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे था ना, मानते हैं कि 1.3 mm, फिर था 0.8 mm, 3 था 0.7 एंड फोर्थ था नन ऑफ दिस। अब देखिए जो स्मार्ट बंदा होगा वो तुरंत जाएगा अच्छा आवर्धन, और आवर्धन के बारे में जानता यह हूं कि उसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं है उसका। इसका क्या सिंपल मतलब है कि वो क्वेश्चन को पढ़ेगा भी नहीं, तुरंत ऑप्शन के पास जाएगा और ऑप्शन को देखेगा कि कौन से ऑप्शन में यूनिट नहीं है। यहाँ यूनिट है मतलब ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ यूनिट है तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, और ये नन ऑफ दीज कभी भी आंसर हो नहीं। ऐसे देखिए इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, इस बारे में तो हम नहीं कर सकते, बट फिर भी देखिए यहाँ पर यूनिट नहीं है मतलब ये आंसर है। और बिना पेन उठाए ही 1 मिनट क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट या समझ सकते हो सही में समझ है तो इसको बनाने में मिनिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर चला जाएगा। बट यदि कोई नहीं इस पॉइंट को ध्यान रखा है कि हमारी जो आवर्धन होती है उसकी कोई बीमा नहीं होती, तो उसको कैलकुलेशन करने के चक्कर में एक क्वेश्चन भी और इसके साथ साथ कई क्वेश्चन को वो खराब कर लेगा। इसलिए इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं कि हमेशा पढ़े तो छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि आवर्धन की कोई बीमा नहीं होती और बीमा से यहाँ से क्वेश्चन चला आएगा। चलिए तो आवर्धन के बारे में क्या हम जान चुके हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम आवर्धन करते हैं। हम यह बताना चाहती है कि दोनों के रिस्पेक्ट में, इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट में क्या रिलेशन है। अब एक छोटी सी पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि रियल ऑब्जेक्ट होगी, सॉरी रियल इमेज, रियल इमेज जो होती है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टी होती है, और इमेजिनरी या वर्चुअल भी कहते हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ओके अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन करने। बारी बारी से ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, अपने मिरर के सामने रखेंगे, स्फेरिकल मिरर के सामने, और उसके इमेज को हम कमेंट करेंगे कि इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। वहां पर हमको क्या बताना होगा पहले ये सोच लीजिए। आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ रहेगा तो बताना है इमेज का पोजीशन कहाँ है, फिर बताना है इमेज की क्या हाइट है, मैग्निफिकेशन क्या है, फिर आपको बताना है कि आपकी प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, सीधी है कि उल्टी है। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको बतानी होती है और ये पॉइंट दोनों हमेशा ध्यान रखें और आवर्धन वाला भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, इमेज फॉर्मेशन। तो हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। अब देखिए पहले तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला रे डायग्राम कैसे खींचते हैं और साइन कन्वेंशन क्या है। ये दोनों पता होने के बाद एक पॉइंट आपको अभी जानना था कि आवर्धन के बारे में। पुनः एक पॉइंट अभी जाने थे कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टी होगी और वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब है तो वो हमेशा ही सीधी होती है। एक चीज और जानते हो, जब हम छोटी छोटी पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे थे तो प्लेन ही मिरर में आपको बताया गया था कि वास्तविक जो किरण होती है प्रवर्तन के बाद वास्तव में कटती है तो वास्तविक, और कटते हुए प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनती है।
अब चलते हैं अवतल दर्पण में, बारी बारी से हम देखते हैं कि हमारी वस्तु कहां पर रखी गई है। अवतल दर्पण में फर्स्ट नंबर में है कि यदि आपकी वस्तु अनंत पर हो, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखी है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी आपकी वस्तु इंफिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तब क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यही है आपकी अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और यह है आपकी पोल, यह है आपकी फोकस, और यह है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अनंत से आते ही प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। और आपको पिछले लेक्चर में एक और अच्छा सा पॉइंट बताया गया था कि जो समानांतर किरणें होती है दो तरह की होती है, खुद में समानांतर है बट आपके प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट आपने वहां पे यह देखा था कि खुद में समानांतर हो, प्रधान अक्ष के भी समानांतर हो तो फोकस से, अगर नहीं होगी तो फोकल प्लेन से गुजरेगी, बट उससे बाहर नहीं गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखा गया कि आपको क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होती है तो देखिए अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। आप इसी तरह से बना सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि जब समानांतर किरणें होती हैं तो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। तो देख सकते हो कि वास्तव में यहाँ से भी डाल दीजिए दो, कोई दिक्कत, यानी कि यदि अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, मतलब अगर आपकी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, देखिए इतनी बड़ी वस्तु है, मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रवर्तन के बाद उसकी किरणें कहां पर मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। अब देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। चलिए यानी फोकस पे, और वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी वस्तु है, वहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है और समानांतर होती हैं, आने के बाद फोकस से गुजर रही है। अब देखिए ये तो था ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अब यहाँ पे लिखेंगे इमेज, मतलब प्रतिबिंब, और इसका क्या क्या क्वालिटी है बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यार देख लीजिए कि कहाँ प्रतिबिंब बनती है। तो यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो देखिए इसका पोजीशन कहाँ लिखेंगे, एट फोकस। सेकेंड चीज देखेंगे, सबसे पहले तो देखो कि क्या हो गया, प्रवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे के रियल में कटिंग के कारण बन रही है। तो रियल में कटिंग के कारण बन रही है मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। ओके अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो थर्ड पॉइंट आपको देखने को यह मिल रहा है कि आपने पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब होती है तो हमेशा उल्टी होती है, तो इन्वर्टेड हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज। ओके यानी कि उल्टी हो जाएगी। अच्छा अब क्या देखने को क्या मिल रहा है कि बहुत बड़ी वस्तु है और उसका देखिए प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बन रहा है। अच्छा अब देखिए इसी में फर्स्ट 5 पॉइंट आपको क्या बताना होगा, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके क्या, और आप देखिए इमेज की हाइट बहुत ही छोटी है और ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ही बड़ी है, तो ऊपर छोटी चीज और नीचे बहुत ही बड़ी चीज, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा। ओके क्या, या छोटी और या बड़ी है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि आवर्धन 1 से छोटा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखो यह आवर्धन 1 से छोटा है, और अगर आप साइन के बारे में भी ध्यान देते हो तो देखिए यदि आप साइन के बारे में ध्यान देते हो तो क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अनंत पर वस्तु रखी हुई होगी, तो अगर आपके प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी लेंगे तो उसको प्लस के साथ, और इसको और जो प्रधान अक्ष के नीचे लेंगे तो उसको माइनस के साथ है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मैग्निफिकेशन निकाल लोगे तो मैग्निफिकेशन में कंपेयर जब करने चलोगे तो उसको मोड में लेके कीजिए कि उसका मान में क्या है, मान 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, जिससे आपको यह पता लगने लगेगा कि प्रतिबिंब बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है। तो यहाँ पर आप मोड लगा लीजिए। ओके क्या, तो मोड लगाओगे तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है कि साइन क्या है, ऊपर है कि नीचे, बस हमको यह पता करना है कि प्रतिबिंब छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। तो आपको क्या देखा गया कि यदि आवर्धन 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब छोटी है और बिंब या वस्तु बड़ी, तो फर्स्ट केस हो गया।
इसी तरह से बारी बारी से इसमें 6 केसेस है जो आप 10th क्लासेस में पढ़ चुके हो, बस उसे बस रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंड केस, तो सेकेंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इस बार कहां है, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, मतलब यह कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। इसका रे डायग्राम पहले बनाया जाए। पहले अनंत पे रखे थे, अब अनंत और वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र के बीच है, तो आप वस्तु को यहां रख डालिए। और क्या करेंगे, यहां से हम अपनी आपतित किरण को भेजेंगे। तो देखिए आपतित किरण ऐसे जाएगी और आप देख सकते हो कि आपतित किरण प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, तो परावर्तन की बात कहां से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। इसी को फोकस कर लेते हैं। अच्छा, एक किरण हम क्या करते हैं, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं। और आप इन सभी फिगर्स को स्केल से ड्रॉ करें तो कभी गलती नहीं होंगी। अच्छा, अब देखिए कि जैसे ही आपको पता है कि यदि प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वह उसी पथ पर लौट के चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, तो जिस एंगल पे आएगी उसी पर रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ से 2 किरण निकली थी, फर्स्ट ऐसे गई, रिटर्न होके ऐसे आई, सेकंड ऐसे गई, पुनः इसी पाथ पे लौट के चली गई, दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कर चुकी है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, प्रतिबिंब मिल चुका है, यहाँ हो गया ए डैश और यहाँ हो गया बी डैश। ओके, क्या यानी कि यदि आपकी वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। आप देख भी सकते हो कि वास्तविक में क्या हो रही है, प्रवर्तन के बाद किरणें कट रही है, तो वस्तु कैसे, प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी होती है। और आपको देखने को मिल रहा है ए ऊपर है तो यहाँ ए नीचे है, तो प्रतिबिंब उल्टी है। फिर आपको देखने को मिल रहा है छोटी है। ओके, और मैग्निफिकेशन फिर आप बता सकते हो, देखो इमेज की हाइट कम है और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, तो फिर से मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ से अब हम फिर से हेडिंग डालेंगे इमेज, इमेज। तो चलिए जरा सा इमेज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और लास्टली 5। फर्स्ट पॉइंट, इमेज कहां कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच बनेगी। चलिए अगला पॉइंट कहां बनेगी, अगला चीज क्या देखना है कि रियल बनेगी। तो रियल है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, उल्टी प्रतिबिंब बनेगी। वास्तविक बनेगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के बारे में देख लीजिए। तो फोर्थ पॉइंट आपको क्या देखना था, दोनों के बीच रियल इन्वर्टेड हो गया। मैग्निफिकेशन, तो चलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका मॉडुलस वैल्यू देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जैसे ही हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो आपको पता चल चुका है कि मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी। तो वास्तविक देख लिए, इन्वर्टेड देख लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच देख लिए, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट स्मॉल या डिमिनिश्ड भी बोलते हैं इसे। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, यानी प्रतिबिंब क्या होगी, बिंब से छोटी होगी, वस्तु से छोटी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी इस बार वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है, तो उस केस में कैसी बनेगी, तो देख लीजिए।
P F या है C, तो बना लेते हैं C। अब देखिए इस बार आपकी वस्तु कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी है। दिस इज A एंड दिस इज योर B। ओके, अब आपसे फिर क्या करोगे, यहाँ से आपतित किरण जाएगी और आपको पता है कि आपतित किरण यदि प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। एक लाइट हम कैसे भेज देते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से पोल पे भेजिएगा तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से बाहर निकलेगी, या यहाँ से फिर से ऐसे भेज दीजिएगा। आप इसको देखो ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए यहाँ से भेज लेते हैं। देखिए आप स्केल से बनाइएगा, तो जब स्केल से बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ से परावर्तित किरण आएगी और यहाँ से परावर्तित किरण आएगी और एक दूसरे से कट जाएंगी। जब एक दूसरे से कट जाएंगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो प्रतिबिंब है, देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या बनेगी A'। ओके, और यहाँ करोगे तो खुद बन जाएगी। और देखो क्या होती है ना, जैसे हम लोग को 10th क्लासेस में याद होती है, तो हमें तो रिजल्ट याद है, तो हमने तुरंत यहाँ पर किया और इसको मैच कर लिया। बट यदि आप स्केल से बनाओगे तो रियल में पुनः कहाँ कटेगी, यहाँ पे कटेगी। तो क्या देखने को मिलता है कि यदि आपकी वस्तु का जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप क्या देख रहे हो, उल्टा बनता है। उसके बाद क्या देखते हो, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तव में कट रही है किरणें। ये डॉट से नहीं बनाना है आपको, हमने बस इसलिए डॉट से बनाया है कि मेरी लाइन टेढ़ी ना हो। आप स्केल से बनाइएगा तो क्या देख रहे हैं कि वास्तव में कट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और क्या देखा जाता है यहाँ पर कि देखिए जैसे जैसे हम अनंत से फोकस की तरफ आ रहे थे तो हमारी देखो अनंत पर थे छोटी, और समीप आए तो छोटी पुनः बढ़ती जाएगी। देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब इमेज के बारे में लिखते हैं। यहाँ से ये सारी चीज आप तो पढ़ ही चुके होंगे। इमेज के बारे में क्या क्या जानना है, तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि कहाँ बनेगी, तो एट C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा पॉइंट है क्या बन कैसी है, रियल है। उसके बाद क्या बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि आप देखोगे सेम साइज, यानी जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का है। और ये प्रूफ भी किया जाता है, ट्रेनिंग जब सिमिलर ट्रेनिंग से चलोगे, देखो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, या जैसे इन दोनों में चलोगे तो ये 90-90, यह थीटा यह भी थीटा, तो दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है मतलब तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जब तीनों एंगल बराबर है इसका मतलब दोनों त्रिभुज सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में जितना हाइट जितना डिस्टेंस से होगा वही डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि आपकी साइज, ऐसे हम सेम साइज लिखेंगे डायरेक्ट, सेम साइज होगी तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। और फोर्थ पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा आपको कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, सबसे पहले हमने रखा इंफिनिटी पे। अब हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, नेक्स्ट रखेंगे फोकस के बीच, उसके बाद रखेंगे फोकस और पोल के बीच। यानी 6 पोजीशंस पे आपको आपकी ऑब्जेक्ट को रखना है और इमेज के बारे में आपको बताना है। फोर्थ केसेस में क्या है, इस बार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है,
इस बार ऑब्जेक्ट आपको रखनी है C एंड F के बीच में। तो ऑब्जेक्ट है C और F के बीच में। यह पोल है, या आपकी फोकस है, या आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए इस बार ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखोगे जरा आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यहां से इंसिडेंट रे चलेगी, ओके, और आपको पता है कि पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से निकलेगी। अच्छा, एक किरण हम क्या करते हैं, देखिए एक किरण हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं, और आपने देखा कि दोनों एक दूसरे से कट गई है, ओके। क्या अब सेंटर कट गई है, और देखो आपको बहुत लोग सोचेंगे कि सर यह तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। या चूंकि अगर यह बड़ा पार्ट होता तो फिर से रिफ्लेक्ट होकर उसी पार्ट पे चली जाती, या तो ऐसा ना करके इसको यहाँ भेजो, फिर से यहीं कटेगी। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे भी करोगे आकर के लास्ट इसी पॉइंट पे कट जाएगी। तो आपने क्या देखा कि यही आपकी बन चुकी है इमेज। तो यहाँ पर है बी डैश और यहाँ पर है ए डैश। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो ए बी है ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश है इमेज। आप फिर से यहाँ पे इमेज लिखेंगे। इमेज की प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको देखना है पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन देखिए सी और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर तो अनंत है तो हम लिखेंगे सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि रियल बन रही है कि इन्वर्टेड। तो देखिए रियल में लाइट रेज कट रही है, तो कैसी बन रही है, रियल मतलब वास्तविक। थर्ड, अब देखिए जरा कैसी बन रही है वस्तु। तो देखोगे क्या कि देखो ए ऊपर है, यहाँ पे ए नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। तो आपको बताया भी गया था कि जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टी, और यह कैसी है, वास्तविक। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमको यह देखना है कि साइज ऑफ इमेज क्या है। तो आप देख ही सकते हो कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्ज, ओके। क्या नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या, ओके। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमको देखने को मिलेगा कि यदि आप ऐसा करते हो कि एक तो लार्ज हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब मोड में हम मैग्निफिकेशन देखना चाहते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज बड़ी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 5 नंबर। फाइव नंबर, यदि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। और देखिए सारी पॉइंट ना सबको पता होता है और सबको याद भी होता है कि अनंत का फोकस पे अनंत पे सी का सी पर, और इसके बीच है तो क्या होती है। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद ही हो जाएगी, ऐसे याद भी होगी, आपको याद भी होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि सारी चीजें 10th क्लासेस में पढ़नी थी। अब देखते हैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट इस बार रखी गई है। तो देखिए इस बार आपकी जो ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इस बार जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी गई, तो इस बार ऑब्जेक्ट आपको रखी गई है पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस बार ऑब्जेक्ट है आपकी फोकस पे रखी गई है। तो जो भी फोकस पे रखी गई है, तो देखिए इस तरह से भी कर लोगे तो ये कहाँ पे कट जाएंगी, जाके इन्फिनिटी पे कटेंगी। या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी रख लोगे, तो ऑब्जेक्ट रख के भी बनाओगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पर हमने क्या कर लिया कि फोकस पर अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ए और बी, यानी यही आपकी फोकस है। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे लाइट रेज आएंगी और यहां से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर जाएगी और एक लाइट रेज हम यहाँ से गुजार देते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जाकर के कहां पे कटती हुई महसूस होगी, बहुत आगे जाएगी, तो ये बहुत दूर जाकर के इन्फिनिटी पे कटेगी। यानी इसका सिंपल ये मतलब है कि यदि आपकी आपतित किरण या सबसे पहले यदि आपके ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट छोटी है तो उसकी प्रतिबिंब कहीं जब कटेगी तो आप देखो यही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दूर जाके कटेगी कहीं तो क्या बनेगी, प्रतिबिंब बहुत ही लार्ज बनेगी। तो ये होगी क्या, बी डैश, और ये क्या हो गई, ए डैश। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे इमेज। अब चलिए इमेज के बारे में यहाँ से क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको। सबसे पहले इमेज में कहाँ बन रही है, तो एट इंफिनिटी, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो कैसी बन रही है, क्योंकि रियल में कटेगी तो रियल होगी तो इसका मतलब इन्वर्टेड तो होना ही होना है, इन्वर्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब इन्वर्टेड है, अच्छा मैग्निफिकेशन की अगर बात करेंगे तो देखिए हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है, मतलब मैग्निफिकेशन तो 1 से बड़ा है। नेक्स्ट अब 5 पॉइंट बोलेंगे कि साइज ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं इमेज लार्जर होगी। ओके चलिए लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। If object is in between focus and pole, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो फोकस और पोल के बीच रख दी जाए तब इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए तब इमेज कहाँ बनती है, जरा सा इसको देख लेते हैं। पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। दिस इज ए एंड दिस इज योर बी। अब आप क्या करोगे, यहाँ से लाइट रेज भेजते हैं और आपको पता है कि जब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ओके क्या, इसी तरह से आगे की तरफ चली जाएगी। अब देखिए एक लाइट रेज हम यहां से गुजारते हैं, ये क्या, और आपको पता है कि यदि लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ पे रिटर्न होकर के चली आएगी। तो देख सकते हो कि धीरे धीरे इस लाइट रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये लाइट रेज कभी एक दूसरे से कट नहीं पाएंगी। तो जब नहीं कटती तो इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ही बैक ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये इधर से देखिए ऐसे 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 होते हुए कट जाएगी। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब देखिए पहली बार प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। और ये हो गया आपकी ए डैश और बी डैश। और एक चीज और देखने को मिल रहा है, ऊपर ए है तो प्रतिबिंब में ए डैश भी ऊपर, मतलब वस्तु सीधी है। और आपको बताया भी गया था कि जब भी वस्तु प्रतिबिंब आभासी होती है तो हमेशा सीधी होगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि साइज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है बट साइज ऑफ इमेज बहुत ही बड़ी है। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा इमेज के बारे में देख लेते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कहाँ बन रही है, तो हम लिख सकते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे बन रही है। अच्छा नेक्स्ट कैसी बन रही है, तो आभासी बन रही है, तो वर्चुअल लिखेंगे। उसके बाद वर्चुअल मतलब आभासी।
अच्छा, उसका इरेक्ट लिखेंगे मतलब सीधी। उसके बाद अभी लार्जर मतलब बड़ी बन रही है। और नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मोड की बात कर लेते हैं तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। अच्छा, एक चीज हमने जितनी भी टाइप देखी 1 to 6, वहां पर एक चीज हमने देखा कि देखिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा भी था, 1 से बड़ा भी था और 1 के बराबर भी आया। तो यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट लिख लेंगे। सारी फिगर्स को आप खुद से विथड्रॉ करोगे तब जाकर के आपको बनाने भी चला आएगा, समझ में आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी कॉपी पे रे डायग्राम बनाओगे तो बनाने के बाद जरूर सोचना कि ये लाइन हम ऐसा क्यों खींच रहे हैं। और देखोगे उसके पीछे वो जो लॉजिक बताई गई थी, पीछे वाली पॉइंट बताई गई थी कि समानांतर होगी तो फोकस पे, फोकस से इन्फिनिटी कैसे कैसे लाइट भी गुजरती है, वो अगर लगाओगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा और ऐसे आता भी होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें एक स्टार पॉइंट कर लेंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आवर्धन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ऐसे अभी हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे कि साइन क्या है। बस पहले में देख लेते हैं कि आवर्धन का वैल्यू 1 के बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। किसमें? अवतल दर्पण में। जब हम आवर्धन पढ़ेंगे तो साइन पे ज्यादा भी आपको कंसंट्रेट करके बताएंगे कि साइन का क्या वहां पे रोल है और कैसे जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आवर्धन का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हमने अवतल दर्पण पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ पे मात्र 2 ही केस हैं उत्तल दर्पण। अब चलते हैं उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या देख पा रहे होगे, देखिए यही आपकी कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी पोल है, ये आपकी फोकस है और ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या है कि यह प्रवर्तक सतह है, तो आप तो प्रवर्तक सतह के इस साइड में ही रखोगे वस्तु को। तो देखिए सबसे पहला केस क्या बनता है कि यदि आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो, फर्स्ट इसमें होता है ऑब्जेक्ट रखी होगी कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे है तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से कैसी रे आती है, पैरेलल रे आएंगी यहाँ पे, पैरेलल रे फिर से यहाँ पे। और देखिए पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती हुई महसूस होती है, तो फोकस से गुजरती हुई महसूस होती है, ऐसे चली जाएगी। और यह भी फोकस से गुजरती हुई महसूस होती है, ऐसे चली जाएगी। तो आप देख क्या रहे हो कि प्रवर्तित के रियल में तो नहीं कट रही है, वर्चुअल में आभासी करती हुई प्रतीत हो रही है। और आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा हो रहा है। तो बस इसमें इमेज की प्रॉपर्टी देख लीजिए। चलिए इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहला इमेज की प्रॉपर्टी है कि इमेज कैसी बन रही है, तो देखिए दर्पण के पीछे साइड बन रही है। और कहां पे बन रही है, तो एट फोकस। सेकेंड क्या है, कैसी बन रही है, तो वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल बनी होगी तो कैसी होगी, आपको बताया गया है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधी होती है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, फोर्थ पॉइंट मिल रहा है कि डिमिनिश्ड मतलब छोटी, बड़ी साइज है तो छोटी, तो हम लिखेंगे स्मॉल बन रही है। और मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या देख पा रहे होगे कि देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आप क्या देखोगे कि हाइट ऑफ इमेज जो है आपकी छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारा चीज आप नोट कर लीजिए। हाँ, ओके अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। मतलब इसका लास्ट केस, जिस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, अब हमको क्या करना है,
ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि आपकी जो वस्तु है यह आपकी पोल है, यह आपकी फोकस है और यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी इस बार जो वस्तु है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखी हुई है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब देखिए जरा यहाँ से क्या होगी, लाइट रे चलेगी और पता है कि पैरेलल रे रिफ्लेक्शन का फोकस से गुजरते हुए महसूस होती है, क्योंकि ये कैसी मिरर है, तो आपकी उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखिए यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा फिगर देखिए, आप जब पेन पेपर में ड्रॉ करोगे स्केल के साथ तो सही बनेगी। और देखिए एक हम क्या करते हैं, लाइट रे को इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई दिखे। ओके, तो देखिए यहाँ पर वस्तु कट गई है, मतलब दोनों रे कटते हुए महसूस हो रही है, क्योंकि ये लाइट इस पे जाएगी और पुनः रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पे चली आएगी। तो देखिए अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, जिसका नाम हो जाएगा A डैश और B डैश। अब देखिए क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मेरी AB है, तो प्रतिबिंब है A डैश B डैश। कहाँ पे रखना है, अनंत और पोल के बीच में, चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे आपकी प्रतिबिंब यही बनने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं इमेज की प्रॉपर्टी। तो चलिए यहाँ पे इमेज लिखते हैं हेडिंग में। अब देखिए इमेज कैसी कैसी बनेगी। तो सबसे पहले इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज आपकी बन रही है पोल एंड फोकस के बीच में। सेकेंड कैसी बन रही है, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब है ना, क्योंकि दर्पण के पीछे, या सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइट कटती हुई महसूस हो रही है, तो हम लिखेंगे कि वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल बन रही है, इसका क्या मतलब है आपका, तो जब वर्चुअल बन रही है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या देख रहे हो कि हाइट ऑफ इमेज छोटी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो गई, छोटी हो गई। और फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे कि इमेज प्रतिबिंब कैसी है, स्मॉल है। ओके, क्या यानी प्रतिबिंब हमारी स्मॉल है, शायद नहीं दिख पा रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ पॉइंट को कि इमेज क्या है, स्मॉल बन रही है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका जो मैग्निफिकेशन है यानी आवर्धन, देखिए दोनों केस में 1 से छोटा आया था। ठीक है, तो ठीक है, वो क्या है कि टाइम हो चुकी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए थे, तो इस पर हमने ज्यादा फोकस नहीं दिया है, हमने बस एक रिवीजन के तौर पे लिया है कि सारी चीजें पता है, तो थोड़ा फास्ट भी है। और आपको देखो रे डायग्राम और अच्छे से देखना होगा तो 10th के किसी भी अपने फ्रेंड से, भाई से आप मिलो और उसकी बुक से भी देख सकते हो, या अगर आपके पास जो बुक है उसमें दी हुई है सारी रे डायग्राम, तो आप एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना। और अगले क्लास में जैसे ही हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, मैग्निफिकेशन प्रूफ कर लेंगे, और उन दोनों को प्रूफ करने के बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। या ऐसा भी हम इस बार सोच सकते हैं कि हम सारी थ्योरी को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका वही होता है, थ्योरी पढ़िए, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पढ़िए, उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ठीक है, अभी तक आपको देखो, क्योंकि एक चीज ना, दोनों लेक्चर हम इसलिए बाइलिंगुअल कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और सारा प्रूफ भी करने वाला है। जैसे अब कुछ देर बाद न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में भी क्या आएगा, 10th का ज्योमेट्री आएगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जो पढ़ते आए हो 10th क्लासेस में, उनकी यूज आएगी, तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश मैच करके आराम से पढ़ा जा सकता है। बट जैसे ही कुछ समय बाद थ्योरेटिकल पोर्शन आएंगे, तो वहां से हिंदी वाले के लिए सेपरेट हिंदी कर लेंगे और इंग्लिश वाले के लिए सेपरेट इंग्लिश कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।